Yes. Good morning. This is Jia Bajaj, and today we are going to discuss August current affairs. So, the first question of August current affairs is, what is Hamas recently mentioned in the news? तो इसका जो आंसर है दैट इज एन मिलिटेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप। ओके, मिलिटेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप ये हमारा पैलेस्तीन में पहले एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रह चुका है। समझ गए बात को? लेकिन क्योंकि ये कट्टर इस्लाम धर्म को मानने वाला है, इसीलिए यूएनओ ने इसको कुछ साल पहले आपका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि इसका पड़ोसी है इजराइल। कौन है? इजराइल, जहां पर यहूदियों का नंबर बहुत ज्यादा है और ये इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। तो इस वजह से 2007 के अंदर 2007 के अंदर ये एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। समझ गए बात को? कब बनी थी? 2007 में ये फिलिस्तीन के अंदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर आई थी, लेकिन बाद में इसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। किसने किया? यूएनओ ने। ठीक है, और उसके बाद से 2007, 8, 11, 12, 2023 काफी बार इसका इजराइल से वॉर भी हो चुका है। ठीक है, तो वॉर के चलते ये अभी काफी समय से गाजा गाजा क्या है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है। एक्चुअली गाजा जो है ये फिलिस्तीन की कैपिटल है और इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। और फिलिस्तीन क्या क्लेम करता है कि जेरूसलम उसकी कैपिटल होनी चाहिए। तो काफी समय से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में आपका वाटर इश्यूज, बॉर्डर इश्यूज और भी बहुत सारी चीजों को लेकर वॉर चल रहा है काफी समय से, इसलिए लाइमलाइट में रहता है। अभी कुछ समय पहले रेड सी से जितने भी गुजरने वाले शिप्स थे उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था, तब भी ये लाइमलाइट में आया था। समझ गए बात को? तब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड सी के ऊपर कौन सी कंट्रीज के ऊपर हमला किया जा रहा है और कौन सी कंट्रीज को छोड़ा जा रहा है। तो जितने भी आपके क्रिश्चियंस कंट्रीज है, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, तो वहां के जो शिप्स गुजरते थे उनके ऊपर अटैक किया जाता था। समझ गए बात को? रेड सी क्या है? रेड सी मेडिटेरियन सी को, आपका जो मेडिटेरियन सी से होते हुए स्यूज कैनाल को, स्यूज कैनाल रेड सी और मेडिटेरियन सी को ज्वाइन करती है। ठीक है, इस तरह से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये यूरोप है और यूरोप के नीचे हमारा क्या है? अफ्रीका है, और यहां पर हमारा क्या है? एशिया है। समझ गए बात को? इवन यहां पर हमारा मेडिटेरियन सी है, यहां पर हमारा क्या है? रेड सी है। मेडिटेरियन सी को रेड सी से ज्वाइन करने के लिए क्या बनाया गया है? स्यूज कैनाल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? स्यूज कैनाल। फिर ये आपका गल्फ ऑफ अदन से होता हुआ, ये शिप कोई भी आएगा तो फिर गल्फ ऑफ अदन से होता हुआ फिर हमारा कहाँ जाएगा? इंडियन ओशियन में। तो स्यूज कैनाल एक ऐसी कैनाल है जिसने यूरोप का इंडिया से डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर से कम कर दिया है। कितने किलोमीटर से? 7,000 किलोमीटर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बिजिएस्ट कैनाल है पूरे वर्ल्ड की। कौन सी? स्यूज कैनाल। किसको ज्वाइन करती है? मेडिटेरियन सी को रेड सी से। तो इसके ऊपर हमला किया जाता था क्योंकि यहां पर लाई करता है। समझ गए? यहीं पर लाई करता है इजराइल और फिलिस्तीन। समझ गए बात को? क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। यूपीएससी की चेयरपर्सन कौन है? प्रीति सुदान है। आपको मालूम है कि यूपीएससी जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ऐसे आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो जो भी किसी आर्टिकल के अंडर होती है उसको हम क्या कह देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह देते हैं। क्योंकि ये आर्टिकल अगर हम यूपीएससी का कहें तो सिविल सर्विसेज के लिए आर्टिकल है 315 से 323। और अगर मान लीजिए ऑप्शन के अंदर ये वाला पूरा नहीं दे रखा है तो आपको 315 दे रखा होगा, क्योंकि हमेशा पहला आर्टिकल हम कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं? जैसे इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 से 329 है,
तो पेपर के अंदर आएगा तो हम पूरा नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे 324। हालांकि 324 से लेकर 329 इन सब में भी इलेक्शन कमीशन के बारे में ही बताया गया है, ठीक है, लेकिन हम कंसीडर इसको करेंगे। यूपीएससी जो पूरे देश के अंदर सिविल सर्विसेज कंडक्ट करवाती है। चलो मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया, सबसे पहले सिविल सर्विसेज का कंसेप्ट इंडिया में किसने रखा था? नो, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस सबसे पहले इंडिया के अंदर कंसेप्ट लेकर आए थे, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इंडियंस के लिए पॉसिबल किया सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठना। ये बहुत बड़ी बात है, समझ गए बात को? सिविल सर्विसेज में बैठने के लिए आपका जो कंसीडर, कॉर्नवालिस तो कंसेप्ट लेकर आए थे सिविल सर्विसेज का, लेकिन इंडियंस के लिए पॉसिबल किसने बनाया? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया। समझ गए बात को? सिविल सर्विसेज का कंसेप्ट इंडिया में, वैसे तो ये हमने सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने इंडियंस के लिए पॉसिबल बनाया था, लेकिन ये कंसेप्ट इंडिया में आपका ओरिजिनेट नहीं हुआ था, ये आपका चाइना वगैरह में ओरिजिनेट हुआ था। समझ गए बात को? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? क्लियर? अब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि लॉर्ड डलहौजी के समय पर ना 3 बड़े इंपॉर्टेंट काम हुए थे जो सबको पता होने चाहिए। लॉर्ड डलहौजी के समय पर 3 इंपॉर्टेंट काम कौन से हुए थे? पहली बात तो रेलवे इनके समय पर आई थी। समझ गए बात को? क्लियर है? पोस्ट ऑफिस इनके समय पर बना था, और टेलीग्राफ की सर्विसेज इन्हीं के समय पर आई थी। बात समझ में आ गई? ये 3 इंपॉर्टेंट काम है जो लॉर्ड डलहौजी के समय पर हुए थे, ये आप लोगों को याद रखने हैं। हालांकि हिस्ट्री करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, ये भी बच्चों को नहीं पता होता। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स होता है हड़प की नीति। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहे थे। 1848 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने जारी किया था। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। हड़प की नीति भी, कोई भी राज्य जो अगर ऐसा होगा जो माल एडमिनिस्ट्रेड वे में चल रहा होगा, जिस राजा की कोई संतान नहीं होगी, जिस राजा का कोई आगे सक्सेसर नहीं होगा, समझ गए बात को, या कोई भी राज्य ठीक तरह से नहीं चल रहा होगा, उस राज्य को ब्रिटिश सरकार अपने राज्य में मिला लेगी। तो इस नीति के तहत सबसे पहले सूरत को मिलाया गया था। किसको मिलाया गया था? सूरत को सबसे पहले मिलाया गया था। समझ गए बात को? उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ठीक है, सूजना के नाम से मैंने लर्न कर रखा है, ठीक है, तो जिसको भी मिलाया उसका मुंह सूज गया, ठीक है, ओके, तो हम कराएंगे, वो शॉर्टकट बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो सूरत को सबसे पहले मिलाया गया था हड़प की नीति के तहत। झांसी की रानी क्यों खिलाफ हुई थी? इसीलिए तो लड़ी थी कि भाई उनके राज्य को मिला रहे थे, उनका कोई आगे सक्सेसर नहीं था, उन्होंने जो बेटा गोद ले रखा था वो अडॉप्टेड बेटे की पेंशन बांधने के लिए भी तैयार नहीं थे, तो लड़ने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। इसीलिए तो रानी जो थी झांसी की वो लड़ी थी। समझ गए बात को? ये भी बड़ी बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। और आते ही फिर क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग 1856 में आए। लॉर्ड कैनिंग ने आते ही इस जड़ को खत्म कर दिया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का एंड कर दिया। किसने कर दिया? लॉर्ड कैनिंग ने। समझ गए बात को? क्लियर है? और लॉर्ड कैनिंग कौन थे? देश हमारे इंडिया के पहले वॉइसरॉय भी थे, और पहले वॉइसरॉय एंड गवर्नर जनरल। मतलब वॉइसरॉय क्या होता है? जो राजाओं महाराजाओं के सक्सेसर होते हैं उनको वॉइसरॉय कह देते हैं। पहले गवर्नर जनरल चलते आ रहे थे, ठीक है। देश के अंदर पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। क्लियर है? ठीक है। लेकिन देश के पहले वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग बने थे। क्या बेटा? नहीं 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 नहीं, मैं आपको बताती हूँ, उसका कारण बताती हूँ, ये लॉजिक बताती हूँ अभी आपको, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जब रेगुलेटरी एक्ट पास हुआ 1773 में, तो तब आए थे पहले गवर्नर जनरल, और कौन बने थे? वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। समझ गए बात को? फिर 1856 में
आपका कौन सी क्रांति हुई थी 1857 में? 1857 की क्रांति हुई थी, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण हुई थी, ग्रीस राइफल्स के कारण हुई थी, अडॉप्टेड सन की पेंशन ना बांधने के कारण हुई थी 1857 की क्रांति। फिर ब्रिटिश सरकार डर गई, उन्होंने चार्टर एक्ट 1858 पास कर दिया और पावर जो थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गई। और इसमें एक चेंज ये भी आया कि गवर्नर जनरलशिप वॉइस रॉयशिप में चेंज हो गई। इसीलिए पहले वॉइस रॉय कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग बने थे। बात समझ में आ गई? यस। लॉजिक के साथ क्लियर होना चाहिए हर चीज, रटाफिकेशन के साथ नहीं। यहां तक क्लियर है? यस एवरीवन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अच्छा यूपीएससी के अंदर 11 मेंबर होते हैं, 11 मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? एक प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। यूपीएससी के मेंबर्स का टेन्योर होता है 6 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। 6 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। बात समझ में आ गई? हाँ, रीअपॉइंट तो नहीं हो सकते, लेकिन उनको ऐसे जरूर कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है तो उसको यूपीएससी का मेंबर बना दे, या यूपीएससी का मेंबर है तो उसको उसका चेयरमैन बना दे, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द नेट्स? नेट्स क्या है? नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम 2.0 पोर्टल। द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। समझ गई? बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ही चलाई गई है। समझ गए बात को? पहले तो मुझे बताओ एजुकेशन मिनिस्टर हमारे हैं कौन? धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी हमारी अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चेंज हुई है, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर के पास हाउसिंग का पार्ट तो है ही सही, इसके अलावा एक और चीज भी है उनके पास, पावर मिनिस्ट्री। कौन सी? पावर मिनिस्ट्री। याद रहेगी? यस एवरीवन, समझ में आया सभी को? क्लियर है? कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज है जो अभी तक चेंज नहीं हुई है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अभी भी अमित शाह के पास है, अभी भी रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी के पास है, अभी भी एजुकेशन मिनिस्ट्री धर्मेंद्र प्रधान के पास है, अभी भी आपका डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह के पास है, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन के पास है। समझ गए बात को? अभी भी कई मिनिस्ट्रीज एज इट इज है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट प्लीज। रिसेंटली which Indian became the youngest para swimmer in the world to cross the English Channel? एक्चुअली चैनल हम समुंदर के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? समुंदर के लिए। हमारी पहली इंडियन विमेन थी जिसने क्रॉस किया था इंग्लिश चैनल को, आरती साहा। कौन थी? आरती साहा, ठीक है। अब ये पहली और यंगेस्ट है, सबसे बड़ी बात, सबसे छोटी उम्र की, ठीक है, यंगेस्ट, और वो भी पैरा स्विमर है, ठीक है, पैरा स्विमर है, ठीक है, इन दी वर्ल्ड टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो कौन है? रिया कह रही है डी, बिल्कुल सही कह रही है, जिया रॉय है। कौन है? जिया। एक्चुअली जो इंग्लिश चैनल है ना, ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में समुंदर पड़ता है। समझ गए बात को? जिया जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित है। क्लियर है? ऑटिज्म एक नर्वस डिसऑर्डर होता है, एक डिसीज होती है, और ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को, ऑटिज्म अवेयरनेस डे। याद रहेगा? यस एवरीवन। बाकी इसकी शॉर्ट टेक्निक्स में बताऊंगी आप लोगों को, आगे जाके याद करेंगे इसको हम। बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? इंग्लिश चैनल किसके बीच में है? जैसे पहले इंसान कौन थे जिसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था? कैप्टन मैथ्यू वेब, 1875 की बात है। समझ गए बात को? अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, कई बार ना ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि बटरफ्लाई स्ट्रोक ये किससे बिलोंग करता है? स्विमिंग से। बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे बिलोंग करता है? स्विमिंग से बिलोंग करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। चैनल की अगर मैं बात करूं तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी 10 डिग्री चैनल का डिफरेंस है।
कितने डिग्री का? इसी तरह से अगर मालदीव्स की बात करूं और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री। समझ गए बात को? क्लियर है? तो ये भी हमें पता होना चाहिए। समझ गए बात को? चैनल जनरली सी के लिए यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस एवरीवन। कनाडा और अमेरिका के बीच में चैनल नहीं कह सकते उसको हम, वो पैरेलल है, वो पैरेलल है। 49 पैरेलल है। हाँ 49 पैरेलल यूएस एंड कनाडा के बीच में। इसी तरह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल है। नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में 17th पैरेलल है। 17th। समझ गए बात को? क्लियर है? विच मेडल डिड स्वप्निल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे लास्ट ओलंपिक, अच्छा ये ओलंपिक्स कौन से नंबर के हैं? नहीं, रिया काकोदिया 15। कौन से नंबर के हैं? ओलंपिक्स आई थिंक दे 23rd नंबर के। चेक इट आउट। आई थिंक जो ओलंपिक्स अभी चल रहे हैं ये 23rd नंबर के। पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं। नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ होने हमारे? 2028 के ओलंपिक्स हमारे होने हैं लॉस एंजलस यूएसए। 2032 के ओलंपिक्स होने हैं हमारे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। समझ गए बात को? पेरिस में अभी कौन से ओलंपिक्स चल रहे हैं? आई थिंक तो 23rd नंबर के चल रहे हैं। चेक किया आप लोगों ने? सबके इंटरनेट कम चल रहा है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, अभी दो जो पहले जीते हैं वो मनु भाकर ने और सरबजीत ने जीते हैं। मनु भाकर ने एक तो इंडिविजुअली जीता है 10 मीटर पिस्टल में, एयर पिस्टल में। उसके बाद सरबजीत के साथ जीता है मिक्स डबल्स में। क्लियर है? और तीसरा हमारे पास आया है स्वप्निल लेकर आए हैं। ठीक है, तो इस बार हमारे 3 मेडल आए हैं शूटिंग के अंदर और तीनों के तीनों ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। तीनों के तीनों कौन से आए हैं? ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। समझ गए बात को? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ब्रॉन्ज। क्लियर है? ठीक है, ये जरूर याद रखना है। स्वप्निल ने 50 मीटर राइफल में जीता है। ठीक है, ये कई बार कैटेगरी पूछ लेते हैं वो आपसे, किस कैटेगरी में जीता है? 50 मीटर राइफल में। क्लियर है? जैसे अभिनव बिंद्रा ने नहीं जीता था 10 मीटर एयर राइफल में, गोल्ड मेडल जीता था 2008 में। सबसे पहला शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा लेकर आए थे 2008 के ओलंपिक्स में, जो कि बीजिंग में हुए थे। समझ गए बात को? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, रैपिडो विच इंडियन स्टार्टअप इज गोइंग टू बिकम द यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 बिलियन तक पहुंचना। ठीक है, 23rd ही है ना ओलंपिक्स? 23rd ही है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? $1 बिलियन तक जो कंपनी जिसकी वर्थ कितनी हो चुकी है? $1 बिलियन हो चुकी है। समझ गए बात को? $1 बिलियन मतलब 1 अरब तक पहुंच चुकी है। क्लियर? तो अभी रैपिडो एक ऐसी कंपनी है जो कौन से नंबर की बनी है ये? ठीक है, इंडियन स्टार्टअप है ये। इज गोइंग टू बिकम द यूनिकॉर्न दिस ईयर। ये 3rd है, क्योंकि इससे पहले 2 कौन सी है? एक तो परफ्यूज है और एक है क्रूट्रिम। कौन सी है? क्रूट्रिम है। समझ गए बात को? ठीक है, ये तीसरी बनी है। चलो एक आपको अभी मैंने मॉर्निंग वाले बैच में तो मैंने बताया है ये सारे यूनिकॉर्न्स के बारे में, आपको भी बता देते हैं। एक हमारा चीता होता है, चीता। एक होता है गैजल। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिकॉर्न। उसके बाद आता है हमारा, एक हमारा यूनिकॉर्न के नीचे अगर मैं बात करूं तो उससे नीचे हमारा एक हेक्टोकॉन, एक हेक्टोकॉन होता है, एक सूनिकॉन होता है, एक डेकाकॉन होता है। ठीक है, और एक मिनीकॉन होता है। समझ गए बात को? देखो 1 बिलियन ये तो हमें पता है, 1 बिलियन तक जो पहुंच चुकी है वो क्या है? यूनिकॉर्न है। उससे नीचे होती है 500 मिलियन से 1 बिलियन के बीच में जिसकी वर्थ है उसको गैजल कहते हैं। क्या कहते हैं? गैजल।
और जिसकी वर्थ 200 मिलियन से 500 मिलियन के बीच में है उसको चीता कह देते हैं। क्या कह देते हैं? चीता। ये स्टार्टअप कंपनीज के टाइटल है। जैसे वो नहीं होती मिनी रत्न, नैनो रत्न, नवरत्न, महारत्न, ये पीएसयूज के लिए होते हैं। स्टार्टअप के लिए यूनिकॉर्न टाइटल होते हैं। जैसे पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट के लिए कौन से टाइटल होते हैं? मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, ये होते हैं ना। इनके लिए क्या होते हैं? यूनिकॉर्न। आपका मतलब ये वर्थ के लिए यूज करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। 200 से 500 मिलियन तक क्या हो गया? चीता। 500 से 1 बिलियन तक गैजल। ठीक है। अब ये डेका कौन हो गया? 10 बिलियन। सुनी कौन हो गया? जो 1 बिलियन नियर बाय है 1 बिलियन, जो बनने वाली है। समझ गए बात को? जो 100 बिलियन है वो क्या हो गया? 100 बिलियन हो गया, वो क्या हो गया? हेक्टोकॉन हो गया। और जो मिनी कॉन हो गया वो क्या हो गया? 10 मिलियन हो गया। क्या हो गया हमारा? 10 मिलियन, सॉरी 1 मिलियन। क्या बेटा? वो तो बेटा स्टार्टअप छोड़ना है, वो स्टार्टअप नहीं है ना, वो एक जानी मानी कंपनी है। समझ गए बात को? वो एक हाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ब्लू चिप कंपनीज में, ब्लू चिप कंपनीज कौन सी होती है? विच आर रेगुलरली प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, जिनकी हाई वर्थ होती है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये स्टार्टअप्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? स्टार्टअप्स के लिए। यहां तक समझ में आ गया सभी को? यस एवरीवन। उसके बाद देखिए, रोहन बोपन्ना announced his retirement from Indian tennis after representing India in which tournament? बिल्कुल अभी वही चल रहा है ना। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक्स के बाद ही करेगा। हाँ, इंडियन टेनिस प्लेयर है। अभी लक्ष्य सेन भी तो पहुंच गए हैं बैडमिंटन के सेमीफाइनल में। लक्ष्य सेन, ये उनकी यंगेस्ट प्लेयर है और सबसे पहला टूर्नामेंट ही है उनका। ओलंपिक से पहली बार खेल रहे हैं और पहली बार ही सेमीफाइनल तक पहुंच गए। लक्ष्य सेन। टेनिस, अच्छा आपको पता है डेविस कप किससे बिलोंग करता है? टेनिस से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? टेनिस से बिलोंग करता है। समझ गए बात को? क्लियर है? कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री इज होस्टिंग द इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज? एयर एक्सरसाइज का मतलब है कि भाई जो भी गुर सिखाती हैं, जितनी भी मिलिट्री, आर्मी, ये आपस में गुर सिखाते हैं एक दूसरे को। अच्छा, हमारा लाइट कम्बाट एयरक्राफ्ट मैंने आपको कौन सा बताया था? का लाइट कम्बाट एयरक्राफ्ट कौन सा है जो इंडिजीनस है? इंडिया के इंजीनियर्स ने उसको आपका असेंबल किया है, पता होना चाहिए। इतनी बार बताया है मैंने आपको। तेजस। तेजस। तीन नाम तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की हिस्ट्री में बड़े फेमस है। एक तेजस बड़ा फेमस है, एक गरुड़ बड़ा फेमस है। गरुड़ क्या है? ड्रोन है। गरुड़ क्या है? ड्रोन के नाम से, ड्रोन के लिए कंपनी है गरुड़, साउथ में। समझ गए बात को? और तीसरा प्रचंड है। प्रचंड क्या है? लाइट कम्बाट हेलीकॉप्टर। समझ गए बात को? लाइट कम्बाट, लाइट वेट के हैं, इंडिजीनस है। इंडिजीनस मतलब इंडिया में बनाए गए हैं। तो ये तो जरूर से जरूर पता होने चाहिए। समझ गए बात को? देर आर वेरियस एक्सरसाइजेस विच आर कंडक्टेड। क्लियर है? वेरियस एक्सरसाइजेस। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक पूरी लिस्ट है। समझ गए बात को? तो वो मैं आपको एक लिस्ट ही भेज दूंगी, उसको रीड आउट कर लेना। मतलब इंडिविजुअली के चक्कर में कंफ्यूज हो जाओगे। तो साल में जितनी भी होती है ना, 6-6 महीने की लिस्ट आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, तो वो उससे कर लेना आप लोग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इंडिया। इंडिया कर रहा है तरंग शक्ति। क्लियर है? ओके, इंडिया कंडक्ट कर रहा है, इंडिया के अंदर हो रही है। यहां तक क्लियर है? यस एवरीवन। रिसेंटली विच टाइगर रिजर्व, एक टाइगर रिजर्व है जहां पर विंड टर्बाइन लगाई जा रही है। चलो एक बात बताओ, विंड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? हाँ, विंड मैन ऑफ इंडिया। विंड मैन ऑफ इंडिया का मतलब ये नहीं कि हवा में पंछी की तरह घूमते हैं वो।
विंड मैन ऑफ इंडिया का मतलब है कि एक विंड टरबाइन कंपनी है सजलॉन एनर्जी लिमिटेड, उसके सीईओ रह चुके हैं। सजलॉन एनर्जी लिमिटेड एक कंपनी है जो विंड एनर्जी के लिए काम करती है, उसके सीईओ रह चुके हैं। और वो कौन है? तुलसी तांती। कौन है बेटा? तुलसी तांती। इनको विंड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। विंड एनर्जी के लिए तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान ये बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो विंड टरबाइन लगाई गई है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। कौन से टाइगर रिजर्व में लगाई है? कहाँ के टाइगर रिजर्व? टाइगर्स को ज्यादा गर्मी लगती है। क्या बोला अभी? हाँ, पेरियार, बहुत बढ़िया। पेरियार कहाँ पर है? पेरियार केरला। कहाँ पर है ये? केरला। कान्हा एमपी, बांदीपुर कर्नाटका, मानस असम। मानस तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी एडेड है। मानस और काजीरंगा दोनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी एडेड है। अच्छा, एक बात मुझे याद आ रही है, आपको मालूम है परियार के नाम से नदी भी है, रिवर भी है। हमारी ना सारी की सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में बहती है। ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। समझ गए बात को? क्लियर है? पेनिनसुला किसको कहते हैं? जब भी कोई लैंड बॉडी तीनों तरफ से पानी से कवर्ड हो। इधर हमारा क्या है? अरेबियन सी है। इधर हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल है। और नीचे हमारा क्या है? इंडियन ओशियन है। वो कह रही है रिया आप आंसर देखो बाकी छोड़ो। ठीक है तो बिल्कुल सही। नीचे क्या है हमारा? बिल्कुल सही कह रही है बेटा, आंसर तो ठीक है। अब सारी की सारी नदियां हमारी कहाँ बहती है? बे ऑफ बंगाल में। सिर्फ 6 नदियां आप लोगों ने याद रखनी है, इन्हीं के रिगार्डिंग ज्यादा क्वेश्चन आता है। कौन कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती को तापी भी कह देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, माही, शरावती, शरावती, साबरमती और परियार। ये 6 नदियां आप याद रख लो, बाकी कुछ भी आए बे ऑफ बंगाल शिफ्ट कर देना उसको। समझ गए बात को? लेकिन इसमें इंडस नदी में बहने वाली नदियों को छोड़ देना है आपने। कौन कौन सी? ब्यास, सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम। इन नदियों को छोड़ देना है क्योंकि वो पाकिस्तान चली जाती है। वो पाकिस्तान में जाके इंडस की सब्सिडरी बन जाती है, फिर अरेबियन सी में गिरती है। उनको छोड़ देना है। बाकी कोई भी नदी आ जाए, कहाँ जाती है भाई? बे ऑफ बंगाल जाती है। समझ गए बात को? कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल जाती है। ये नदियां याद रखनी है। समझ गए? दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। दीज आर, इन इन नदियों की सबसे खास बात पता है क्या है? ये नदियां ऐसी नदियां हैं जो इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया से ही ड्रेन करती है। सबसे खास बात इनकी ये। समझ गए बात को? क्लियर है? तो ये सारी 6 नदियां आपने गिनती की याद रखनी है। और माही नदी तो ऐसी नदी है, धोनी नहीं है समझ गए बात को? माही नदी तो ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम कवर करती है। किसको 2 टाइम्स कवर करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स इस तरह से बहती है। समझ गए बात को? क्लियर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कवर करने वाली नदी कौन सी है? माही। समझ गए बात को? इस तरह से इक्वेटर को 2 टाइम्स कवर करने वाली नदी कौन सी है? कोंगो। क्या बात है सर, सरबजोत कह रही हूँ आजकल सरबजोत छाया हुआ है ना, तो संजोत थोड़ा सा बीच में लगाना पड़ेगा। ठीक है? अब ये है कैप्रिकॉन को 2 बार टच करने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो। अब ये मत कहना कि आर्कटिक सर्कल को टच करने वाली नदी कौन सी है। ठीक है? वो फ्रीज एरिया है। समझ गए बात को? वहां सर्दी है। क्लियर? तो लिम्पोपो ये 2 2 बार टच करती है, एक बारी में बात ही नहीं बनती। समझ गए बात को? याद रहेगा? यस एवरीवन? क्लियर? क्लियर टू एवरीवन?
Which group has recently launched 5,000 crore jewelry? And उसका नाम रखा ब्रांड का, अभी पहले कम थे, ठीक है, इंद्रिया के नाम से एक ज्वेलरी आई है, कल्याण ज्वेलर, तनिष्क हो गया, रिलायंस ने भी खोल रखी है, ठीक है। बताओ भाई इंद्रिया किसकी है? रिलायंस की। अभी मैं ना मॉर्निंग बैच में बता रही थी, मैं लास्ट वीक ना संडे को ना दिल्ली गई थी। दिल्ली में इसी के होर्डिंग लगे हुए थे हर जगह, इंद्रिया इंद्रिया हुई पड़ी थी हर जगह, हर जगह। आदित्य बिरला बोला था, आदित्य नहीं बोल देती, फिर ऐसे पुलिस बनेगी कि कोई सुने ही ना। पुलिस वाले तो यहाँ बोले, आवाज आनी चाहिए लंदन तक, ठीक है। आदित्य बिरला, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट प्लीज। हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ, बिल्कुल ठीक है भाई रिया, मान ली तुम्हारी बात, अदानी ग्रुप नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। हाँ, किसी ने ही तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, है ना, मादुरो को बनाने में बहुत आपका बड़ा हाथ है, ठीक है। अगेंस्ट थी? अच्छा, अगेंस्ट क्यों थी? इन्फ्लेशन, हाँ, हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है। आप हाइपर इन्फ्लेशन सोच सकते हो? अगर मान लो ब्रेड खरीदनी है हमने और इतने सारे पैसे लेके जाने पड़े, कैसा लगेगा आपको? ठीक है, तो इतना इन्फ्लेशन है वहां पर, लुटमरी मच चुकी है। वेनेजुएला ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, तो लोगों ने पता क्या किया, मॉल्स के अंदर लुटमरी करनी शुरू कर दी। तो हमारा तो डीमोनेटाइजेशन बहुत सफल रहा, बहुत तरीके से किया गया, इन्होंने कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं रही। वेनेजुएला में वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल भी पड़ता है, सेंट एंजल के नाम से। किसके नाम से? सेंट एंजल के नाम से। पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? कैंपटी, कैंपटी, कौन सा? कैंपटी फॉल नहीं है, अरे और कौन सा है? और कौन सा है? एक है, हाँ, कौन बोला? क्या बात है, बहुत बढ़िया हार्दिक, कुंची कल, ये इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट वाटरफॉल है, शरावती नदी के ऊपर, कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? कर्नाटका में पड़ता है। समझ गए बात को? यस एवरीवन। वैसे तो जोग फॉल सेकंड नंबर पर आता है, ठीक है, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। चले आगे। यस, हु हैज रिसेंटली वन द फॉर्मूला वन बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड एट द सर्किट डे स्पा फ्रैंकफर्ट? पता नहीं कैसे नाम रखे हैं भाई ठीक है, बेल्जियम में हुई है भाई, किसने जीता है? मैक्स होगा भाई, मैक्स, क्योंकि मैक्स ने मैक्सिमम जीती है, लेकिन मैक्स नहीं है। ए है, द राइट आंसर इज ए, लेविस हैमिल्टन। समझ गए? तुम तो बड़े आराम से कहते इसने जीता होगा, उसने, वो बेचारे एक एक सेकंड से उनके ठीक है, लेविस हैमिल्टन ने जीता है। लेकिन इस साल की मैक्सिमम जितनी भी ग्रैंड प्रिक्सेस हैं, मैक्स वर्स्टेपन ने जीती है। समझ गए? लेकिन ये वाली किसने जीती है? लेविस हैमिल्टन ने। समझ गए बात को? ठीक है, लेविस ने, मैक्स ने, हाँ मैक्स ने काफी सारी जीती है, काफी सारी। रिसेंटली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेटेड द, कौन सी एनिवर्सरी मना रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, तो इतनी तो गिनती हम जानते ही हैं, है ना, चौथे नंबर की एजुकेशन। और अब ये कह रहे हैं कि शिक्षा सप्ताह मनाएंगे, जुलाई 22 से लेकर 28 तक शिक्षा सप्ताह। समझ गए बात को? क्योंकि इसी पीरियड के दौरान लॉन्च की गई थी, ठीक है, कौन सी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्लियर है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे,
What is the denomination of the commemorative postage stamp released by the Department of Post to mark the 25th anniversary of Kargil Vijay Divas? रिया बिल्कुल सही है भाई, 5 रुपए का है, पहले 100 का तो होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली आपको पता है इस बार हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं क्योंकि हमने कारगिल का युद्ध 1999 26 जुलाई को जीता था। 26 जुलाई 1999 को हमने कारगिल का युद्ध जीता था। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ ही वॉर हुआ था हमारा, आपको पता ही होगा। क्लियर है? और अब इस बार हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं इसकी। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कारगिल दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। कब मनाते हैं? इसमें भी ऑपरेशन विजय चलाया गया था, समझ गए बात को? एक ऑपरेशन विजय चला था हमारा गोवा को अपना बनाने में, गोवा को आजाद करवाने में, समझ गए बात को? ठीक है, ये याद रहना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अच्छा, किसको याद है 10 रुपए के नोट के ऊपर किसकी पिक्चर बनी हुई है? हाँ बिल्कुल ठीक है, आप गलत हो सकती है। सन कोणार्क टेम्पल 10 रुपए के नोट के ऊपर बना हुआ है, पता होना चाहिए। 20 के नोट पे क्या बना है? एलोरा केव्स, जो कि हमारी कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। ये क्वेश्चन अभी सीयूईटी में आया था, समझ गए बात को? क्लियर है? हैं? हाँ ये आया था, अभी आया था। 5 का तो पुराना नोट है, नया तो आया ही नहीं। 100 पे क्या है? कह रहे रानी मुखर्जी। मेरे को यही सुनाई दिया। ठीक है, रानी की वाह, आपने बोला ही ऐसे है। रानी की वाह कहां पर है? गुजरात में एक स्टेप वेल है, सीढ़ियां चढ़ के नीचे। पहले और होता नहीं था, राजाओं महाराजाओं के जमाने में कुएं होते थे ऐसे, है ना, उसमें फूल वूल बिछा देते थे। ठीक है, तो स्टेप वेल था ये, रानी की वाह। क्लियर है? ठीक है, अच्छा इसको मैंने ऐसे याद करवाया था। अब जैसे जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता, तो उसको ऐसे कर सकते हो, शहर शर्म। शहर में लोग शर्म ही नहीं करते पैसे लेते हुए। ठीक है, तो 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000। वो एक अलग बात। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था, पता था आपका दुख, मुझे पता है। काफी लोगों के 2000 के नोट रह गए होंगे। ठीक है, मेरा तो रह गया ना, मेरे तो शगुन के पैसे अक्सर रह जाते हैं। ठीक है, क्लियर? ये बात क्लियर हो गई? ओके, सन टेम्पल, सन कोणार्क टेम्पल 10 के नोट पे, एलोरा केव्स 20 के, 50 पे हम्पी, 100 पे रानी मुखर्जी, ठीक है, 200 पे सांची स्तूप, सांची स्तूप, 500 पे रेड फोर्ट। 500 वाला तो सबको पता होता है, फेवरेट नोट होता है ना सबका, जब भी हम पापा से मांगते हैं। ठीक है, जब भी हम कह रहे पहले कम ठंडा दे रहा है। ठीक है, और सर्विस की जरूरत है इसको। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, यहां तक क्लियर है? यस एवरीवन, नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट, जैसे आपकी एलेक्सा है, दैट एज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय सेबी। रिया कह रही है सी, और रिया की बात में कभी टालती नहीं। ठीक है, क्योंकि इसने सुबह किया था। द राइट आंसर इज सेवा। सेवा क्या है? सेबी वर्चुअल असिस्टेंट। जैसे हमारा गूगल है, जैसे हमारा एलेक्सा है, टाइप ऑफ, ये सेबी का है। कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कि मुझे पुलिस कब पकड़ने आएगी, मैंने कितना घपला किया। ठीक है, टाइप ऑफ, समझ गए बात को? सेबी का वर्चुअल असिस्टेंट है। तो बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे।